तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है न्यूक्लियई। अब न्यूक्लियई से पहले हमने क्या पढ़ा था? एटम पढ़ा था, एटम चैप्टर पढ़ा था ना। और उस चैप्टर में हमने क्या देखा था? एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखा था। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था एटम, और एटम में हमने क्या देखा था कि एक उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और उसमें हमने देखा था कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो चक्कर काटते रहता है, और जो सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहते हैं वो सेंटर में बैठा हुआ रहता है इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब जब उसमें और भी काम किया गया, और भी साइंटिस्टों ने काम किया उसमें, तो उसमें भी बहुत सारे चीजें निकल के सामने आई। ठीक है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि है न्यूक्लियई चैप्टर। जो आपके चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी के हिसाब से जो है उसमें पढ़ेंगे। अब उसमें हमने क्या देखा था, जो अगर जब ये पढ़ाई कंटिन्यू की गई न्यूक्लियस के बारे में, तब ये देखा गया अगर मैं न्यूक्लियस का वॉल्यूम, मान लो सपोज न्यूक्लियस का वॉल्यूम 1 यूनिट ले लो, ठीक है, और हमने ये कैलकुलेट करके हमें ये मिला था कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में जो रेडियस होता था वो होता था 10⁴ होता था ना। तो जब इसका वॉल्यूम निकाला गया, जब इस टोटल का वॉल्यूम निकाला गया एक एटम का वॉल्यूम, तो कितना होगा? दैट वो निकल के आया 10⁻12 यूनिट। मतलब अगर एक न्यूक्लियस एक पॉइंट के तरह है, मतलब एक चींटी है, तो जो एटम है वो पूरा हाथी है। कंपैरिजन कर पा रहे हो? अगर एटम इतना बड़ा है, न्यूक्लियस उसके सामने क्या है? एक चींटी जैसा है। और उनके बीच में जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या भरा पड़ा हुआ रहता है? बहुत सारे फ्री स्पेस भरे पड़े हुए होते हैं। और उसके लिए हमने बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट थे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो सब हमने लास्ट क्लास या एटम के चैप्टर में देखा हुआ है ना। अब यहां पे अब इस कोई भी मास, अगर मैं एटम को वजन करने जाऊं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोने के दुकान पे जाते हो, ज्वेलरी शॉप पे जाते हो, तो वहां पे बोलते हो कि मतलब वहां पे ऐसा ही यूनिट यूज करते हो, 10 किलो सोना दे लो। उसके दुकान में खुद 10 किलो सोना नहीं होगा, अगर हाँ कोई छोटा मोटा दुकान है, तो वहां पे हम ग्राम्स में बात करते हैं। और अगर मान लो मुझे सीमेंट का या चावल लेके जाना है, मेरे खेत में चावल बना और मैं लेके जाऊंगा, वहां पे बोलूंगा 100 किलो चावल लेके चलूंगा, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। ट्रक में भरते हैं ना चावल, तो वो टन्स में होता है, तो वो प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं। तो एटम को हम केजी से मेजर नहीं कर सकते, तो उसको पहले मेजर करने के लिए किसको यूज किया जाता था? हाइड्रोजन एटम को यूज किया जाता था, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही न्यूक्लियस है, तो एक हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम उसके कंपैरिजन में यूज करते थे। लेकिन जब उसको यूज किया गया, जब बड़े बड़े न्यूक्लियस आ गए, बड़े बड़े न्यूक्लियस मतलब जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हो गए, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हो गए, तो तब हाइड्रोजन का भी काम बना नहीं, हाइड्रोजन को भी हम यूज करके उसका मास नहीं बता पाए। तो उसके बाद और एक सिस्टम आया जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट या फिर एएमयू। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है? मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12। और इसी को यूज करके हम केजी में, या इसी को यूज करके हम जो एटम्स होते हैं या जो न्यूक्लियस होते हैं उनके मास को हम कैलकुलेट करते हैं। हालांकि ये सब केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। और जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो कितने के बराबर होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी के बराबर होता है। अब ये जो एटॉमिक मास यूनिट है, अब देखो हाइड्रोजन पे जब हम जाते थे, एक हाइड्रोजन इक्वल टू, जब हाइड्रोजन को यूज करके मेजर करते थे, तो हो सकता है मास ऑफ 1 हाइड्रोजन, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन, मास ऑफ 3 हाइड्रोजन, वहां पे हमें इंटीजर्स नहीं मिलता था। आधा हाइड्रोजन तुम थोड़ी बोलोगे, ऐसे तो नहीं हो सकता था। लेकिन जब हम जब रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की बात हुई, वहां पे फ्रैक्शंस में मिलने लगे, तो ये हमें बहुत काम देने लगा एएमयू। और एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एक इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 4 ऐसे नहीं है, वो फ्रैक्शन में भी हमें मिल सकता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल लें, जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एवरेज वेट जो है वो है 35.47 यूनिट। ये 35 नहीं है, 36 नहीं है, 34 नहीं है,
ये फ्रैक्शन में है। अब जब मास मेजर करने की बात आई, तब मास मेजर करते वक्त भी तब भी हमें बहुत सारे चीजें मिली कि क्या बोलते हैं, हमें फ्रैक्शन में क्यों मिल रहा है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए क्यों फ्रैक्शन में मिल रहा है, हमें फ्रैक्शन में इसलिए मिल रहा है क्योंकि कोई भी मटेरियल है या फिर कोई भी एटम है, उसके आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। आइसोटोप्स होते हैं ना, आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट मास। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस आइसोटोप्स जो एवरेज वेट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, सारे आइसोटोप्स के अलग अलग मासेस होते हैं, तो हम मास कैसे निकालते हैं, उनका एवरेज निकाल के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन ले, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स मौजूद है, क्या क्या है? हाँ 34.98 और एक है 36.98। 2 क्लोरीन के मासेस प्रेजेंट है। जो 34.98 वाला है उसका परसेंटेज जो दुनिया में उसका जो परसेंटेज है वो है 75.4%, और जो 36.98 वाला है वो है 24.6% वाला। तो उनका परसेंट, उसका एवरेज निकाल के हम क्लोरीन का एवरेज वेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब वैसे ही हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। क्या क्या? एक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम जो होता है उसका मास कितना है 1.0078 U। ड्यूटेरियम जो होता है उसका मास होता है 2.0141, और जो ट्राइटियम है ये हाईली अनस्टेबल है, ये एग्जिस्ट नहीं, मतलब बोल सकते हो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता, ये लैबोरेटरी कंडीशन में ये पाया जाता है, नॉर्मल में ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता? क्योंकि बहुत अनस्टेबल है। ठीक है, और उसका मास है 3.0160 AMU या U बोल सकते हो। अब जो इसका जो न्यूक्लियस है, प्रोटियम का जो न्यूक्लियस है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटियम का जो न्यूक्लियस है उसको हम बोलते हैं क्या? प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन अगर मुझे मिल गया, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.00727, ये एक्सपेरिमेंट से निकाला गया। मास ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है, तो अब इन दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना। तो ऐसे कैलकुलेट किया। अब इसके पीछे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसके वजह से ये सब निकला हुआ है। ठीक है, मैं बस कहानी बताते हुए जा रहा हूं कैसे हुआ है। अब ऐसा नहीं कि मैं जैसे बोल रहा हूं, जितना इजीली बोल रहा हूं उतना इजीली ये सब हो गया है कैलकुलेशन। इसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। उसके बारे में हमें अभी जानना नहीं है, और अगर जानना है आपको केमिस्ट्री में वो सब पढ़े होंगे। ठीक है, फिजिक्स में उतना नहीं है। फिजिक्स में हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी वगैरह की, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस, मतलब आगे जब क्लासेस होंगे उधर पढ़ेंगे। आज का क्लास इंट्रोडक्शन है, तो पहले न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा ऊपर से जान लेते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से, ये तो जानते होंगे, और उसको ही हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अगर नेगेटिव चार्ज एटम है तो क्या करते हैं? जेड इंटू ई क्या है? नेगेटिव चार्ज विथ ए माइनस साइन। और अगर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है तो जेड इंटू ई विथ ए प्लस साइन। अब देखो हमने क्या पढ़ा था एटम में, जो नेट चार्ज ऑफ ए एटम होता है वो क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है ना। अब देखो जब एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करने गए न्यूक्लियस में, तो जो एटॉमिक मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस एटॉमिक मास ऑफ द प्रोटॉन और एटॉमिक मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होने चाहिए, मासेस तो बराबर होने चाहिए ना। अब मासेस, लेकिन जब देखा गया, जब कैलकुलेट किया गया, मासेस बराबर नहीं थी। ठीक है, और तब एक नया चीज सामने आया जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। और जो न्यूट्रॉन है उसका चार्ज 0 है, और जो उसका जो वेट है वो प्रोटॉन के बराबर है, जिससे क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है वेट। ठीक है, मास ऑफ एटॉमिक मास डू नॉट मैच विद जेड, hence another particle was discovered called neutron, and mass of the neutron is equal to the mass of the proton, but charge is 0.
अब फ्री न्यूट्रॉन जो होता है, जो न्यूट्रॉन है वो हाईली अनस्टेबल होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल कंडीशन में होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, और उसका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो होता है 1000 सेकेंड, मतलब कुछ मिनटों के मेहमान होते हैं। 15 मिनट मान लो, इसको डिवाइड कर दो 60 से, 10-15 मिनट के आसपास निकलेगा, ठीक है, बट स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस। अब क्वेश्चन ये आता है, अब हम फिजिक्स में इतना तो पढ़ के आए कि दो चार्ज एक साथ नहीं रह सकते, है ना, कूलम्ब फोर्स लग जाता है उसमें, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। अब अगर जब ये कहानी चल रही थी, अगर हम बोल रहे हैं कि जो पॉजिटिव वाले सारे चार्जेस हैं वो अगर बीच में न्यूक्लियस में है, एक जगह पे मौजूद हैं, तो वो एक साथ कैसे हैं? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये न्यूट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये लिख चुके हो। तो अभी हम बात करेंगे कि अगर जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अगर रिपेल करते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस एक साथ कैसे रहते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक स्टडी हुआ जिसमें हमने ये देखा, जो न्यूट्रॉन है जब वो न्यूट्रॉन टूटता है तो वो क्या बनाता है? प्रोटॉन बनाता है, इलेक्ट्रॉन बनाता है और एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। अब ये एंटी न्यूट्रिनो क्या है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस चीज को समझते हैं। जब न्यूट्रॉन उसके अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन क्या करता है, वो अपने आप टूट के क्या क्या बनाता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाता है। और जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके फिर न्यूट्रॉन बना लेते हैं। फिर जो न्यूट्रॉन है वो फिर से टूट जाता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस उस न्यूक्लियस के अंदर चलता रहता है, जिससे क्या होता है, प्रोटॉन जो भी बना, जो पहले प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन तो बन के, न्यूट्रॉन था प्रोटॉन था, पहले से दो, न्यूट्रॉन एक था प्रोटॉन एक था। जब न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन तोड़ के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बना रहा था। जो इलेक्ट्रॉन बना वो पहले वाले प्रोटॉन के साथ मिलके न्यूट्रॉन बना दिया। बात को समझने की कोशिश करना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसको ऐसे समझो, मान लो एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बनाया और इलेक्ट्रॉन बनाया। ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के साथ मिलके बना देगा फिर से न्यूट्रॉन। ये एक प्रोटॉन पहले एग्जिस्ट कर रहा है, यहां से फिर क्या बनेगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलके क्या बना देगा? न्यूट्रॉन बना देगा। तो ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है, इसी के वजह से प्रोटॉन और प्रोटॉन जो सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक साथ रह पा रहे, ठीक है। इसीलिए ये एक साथ सारे प्रोटॉन्स एक साथ रह सकते हैं। और ये इतना फास्ट प्रोसेस होता है, जो ये टूटना और बनना, ये इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि हम उसे डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी के वजह से हमारे पास जो सारे न्यूक्लियस के अंदर जो सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक साथ रहते हैं। अभी एंटी न्यूट्रिनो की कहानी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम रेडियो एक्टिव वगैरह पढ़ेंगे वहां पे बात करेंगे अब, ठीक है। तो ऐसे एक न्यूक्लियस के अंदर सारे पॉजिटिव चार्जेस एक साथ रहते हैं। जो जेड होता है, अब ये सब तो आपको पता ही होगा, एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, न्यूट्रॉन का नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और एटॉमिक मास नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, जेड प्लस एन। ये तो आपको पता ही होगा या नहीं पता? अगर आप कोई भी एलिमेंट लिखते हो एक्स, तो नीचे क्या होता है? ए होता है, और ऊपर क्या होता है? जेड होता है। सॉरी, उल्टा लिखा, यहां पे जेड होता है, यहां पे ए होता है। एक अगर होता है ना, ये वाला क्या है? एटॉमिक मास नंबर, और जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इसी के बेसिस पे, इन्हीं के बेसिस पे, अच्छा यहां पे और एक चीज दिमाग में रखने वाली चीज है, एटॉमिक मास नंबर और इससे पहले जो हमने पढ़ा एटॉमिक मास, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। एटॉमिक मास इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हो सकता। फ्रैक्शन में मिलता था ना एटॉमिक मास, स्टार्टिंग में हम देख रहे थे। लेकिन जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास नंबर है, वो एक इंटीजर है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है।
अब उसी के बेसिस पे जो हमारे एलिमेंट्स है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, जो कि है आइसोटोप, आइसोबार्स और आइसोटोन। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड एटॉमिक मास नंबर। जैसे एग्जांपल मान लो हाइड्रोजन, प्रोटॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तीनों, उसको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स, जिसके जो जेड हैं वो सारे इक्वल हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक मास नंबर दोनों अलग अलग होते हैं। उसके बाद आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? जिसमें नंबर एटॉमिक मास नंबर सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, इसके जेड अलग अलग हैं, लेकिन एटॉमिक मास नंबर सेम है। और उसके बाद आता है आइसोटोन। आइसोटोन में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन अलग अलग प्रोटॉन्स और एटॉमिक मास नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे मर्क्यूरी और गोल्ड, ठीक है। अगर इन दोनों 198 माइनस 80 करो तब भी 118 मिलेगा, और 197 माइनस 79 करो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 118 मिलेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐसे मिलेगा ना, ए और जेड अगर पता हो, एन विल बी ए माइनस जेड, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दोनों में 118 होता है। ठीक है, ये आपका था बेसिक ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। मतलब थोड़ा छोटा मोटा नॉलेज केमिस्ट्री में हम थोड़ा रिवाइज कर लिए। हालांकि इन सब के बारे में आप केमिस्ट्री में पूरे डिटेल में पढ़े होंगे, 11th क्लास में पढ़े होंगे इस सब के बारे में। ये 12th में है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये कहाँ 11th में, 12th में है, पढ़े तो हो गए। अब इस एक थोड़ा छोटा सा ओवरव्यू दे दिया। अब फिजिक्स में जो हमें काम की जरूरत है, फिजिक्स में जो हमें पढ़ना है वो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका बेसिक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था टू द चैप्टर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। Atomic mass number is an integer, but atomic mass is a fraction. ଏବେ ବତେଇଲି ପରା, एटॉमिक मास जोटा हम सेटा कोन वेट ऑफ द एटम, सेठी जो कैलकुलेट करथले सेटा फ्रैक्शन थिला, किंतु एटॉमिक मास नंबर कोन जेड आउ एन ए माने केबे फ्रैक्शन रे परिबे, माने अधा जेड, अधा प्रोटॉन, अधा न्यूट्रॉन हे परिबे कि, तो से मानको ऐड करले मते कोन मिल जाय एटॉमिक मास नंबर। तो मते जहां भी हेले एटा गोटे इंटीजर मिलियो, माने गोटे नंबर मिलो, फ्रैक्शन रे के मिलियो। टोटल में जदी वैल्यू z रो माने किछि जदी वैल्यू जदी बाय चांस भाबम तो फ्रैक्शन रे रहै, केबे भी रहइबनी। नंबर ऑफ प्रोटॉन केमते फ्रैक्शन रे हो? अधा प्रोटॉन कोटी मिललेनी तते, केबे भी मिलिबनी। अधा इलेक्ट्रॉन, दे आर इंटीग्रल मल्टीपल सेवन जो है ना।